आ जाओ दोस्तों, आज ऐसे ही मेरे अंदाजे से 25 मिनट समय मिला है। फिर कपड़े धोने हैं, दाढ़ी बाड़ी आज बना ली। थोड़ा जलन हो रहा है होठों पर, बहुत दोस्तों दर्द हो रहा है। जब पसीना आता है ना होठ पर, तब ज्यादा दर्द होता है। लेकिन फिर भी समय है 25-30 मिनट, मतलब आधा घंटा, तो कुछ बातें करते हैं। वैसे विषय पर बात करनी वो तो अलग से मैं अच्छे से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज विषय से हटकर दिल की बातें कुछ करेंगे हम, जिसमें कुछ प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले। इस प्रकार की कुछ बात करते हैं। अभी तक विषय तो मैंने तय नहीं किया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई विषय मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये तय कर लिया है कि कुछ जिंदगी में सीखने लायक कुछ बातें की जाए, इस प्रकार का विषय मैं तय करूंगा। तो दोस्तों, लाइफ यानी जीवन हर एक का होता है, और कौन कितने साल जिएगा वो तो खुदा पर, भगवान पर आधारित होता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जीवन कितना जिया ये मायने नहीं रखता है। जीवन कैसे जिया, कैसे जीकर आदमी गया, ये मायने रखता है। मतलब क्वालिटी लाइफ। अब आप सोचोगे कि क्वालिटी लाइफ जीने के लिए लग्जरी लाइफ जीनी पड़ती है, और लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसे चाहिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैंने शायद कई वीडियो में कहा है कि प्रगति के लिए असंतोष को अपने अंदर रखो, पालो, जबकि सुखी जीवन जीने के लिए, अच्छी क्वालिटी की लाइफ जीने के लिए अपने अंदर, दिल में और दिमाग में संतोष को पालो। मतलब किसी भी परिस्थिति में संतोष रखो। जो कुछ भी परिणाम मिलता है काम का, उसमें संतोष रखो। दूसरी चीज ये कि काम से कभी संतुष्ट मत रहो। जितना हो सके उतना बेहतर काम करो। और जब काम पूरा हो जाता है और जब पर्सनल लाइफ का टाइम आता है, मतलब ज़्यादातर आदमी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सुबह ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 बजे आदमी उठता है, और रात को 10 बजे एवरेज हर आदमी सो जाता है। कई आदमी होते हैं जो 12 साढ़े 12 बजे भी सोते होंगे, कई लोग 8 बजे भी सो जाते होंगे। लेकिन जब काम शुरू होता है तो वो 8 से शाम के 5:30 बजे तक ये काम का समय होता है हर आदमी के लिए। वो किसान हो, कोई जॉब करने वाला आदमी हो, कोई बिजनेसमैन हो, या कोई भी, हर एक के लिए ये काम का समय होता है जो दिन में होता है वो। लेकिन काम के वक्त खुद को झोंक दो। मतलब जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से काम करो, और संतोष कभी मत रखो कि मैंने अब बस इतना बेहतर कर लिया है, अब मुझे आगे नहीं करना है। ऐसा मत रखो। जितना हो सके बेस्ट, ग्रेटर देन बेस्ट करो। और जब आप बेस्ट करोगे, क्वालिटी वर्क करोगे, और बेस्ट की तरफ, मतलब जब आप नीटनेस से आता है परफेक्शन। नीटनेस मतलब व्यवस्थितपन, यानी सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए। कोई भी काम करो अप टू डेट करो, जितना हो सके उतना। हर दिन अप टू डेट करने की कोशिश करो। कल किया उससे भी अच्छा करके दिखाना। इस कोटा सूत्र के साथ काम करो। और जब पर्सनल लाइफ का मामला आता है, यानी जब काम से हम छुट्टी लेते हैं,
तो फिर बस वो जो काम था उसका टेंशन छोड़ो और बस खुद की लाइफ जियो, खुद के परिवार के साथ जिंदगी बिताओ, समय बिताओ और संतोष रखो। जो कुछ भी अब मिला दिन में, जो कुछ भी धंधा किया उसमें संतोष रखो। यही सुखी जीवन का मंत्र है। और जो कुछ भी भगवान आपके साथ खेलता है, करता है, उसको स्वीकार करो। क्योंकि हमारे पास, इंसान के पास जो कुछ भी जीवन में बनती है घटनाएं, अच्छी बुरी, उसको स्वीकार करना, यही हमारे पास विकल्प होता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है हमारे पास। हम फिर अगर हमारे साथ कोई बुरी घटना बनती है तो फिर हम अगर 200-200 फीट ऊंचे कूद के लगाएंगे तब भी वो वही रहेगा। शांत बैठेंगे तभी वो वही रहेगा। यानी जो हो जाता है वो हो जाता है, छोड़ो, संतोष रखो और स्वीकारो कि बस जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो तो मैंने एक बार कहानी में सुनाया था आपको कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बुरा होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, अच्छा होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। लेकिन दोस्तों, लग्जरी लाइफ की मैंने आगे बात रखी आपके सामने कि लग्जरी लाइफ जीना मतलब क्वालिटी लाइफ जीना मतलब अच्छे से आदमी जी कर गया। तो हमारी हर एक आदमी की कल्पना होती है कि लग्जरी लाइफ जीना यही सुखी जीवन है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अपने अंदर संतोष को, ऐसा आप पूरी जिंदगी अगर ऐसा सोच के जियोगे कि उसके पास तो वो है, वो तो फॉर्च्यूनर लेकर घूम रहा है, मेरे पास तो कोई मोटरसाइकिल है, दूसरों को देखकर ईर्ष्या के भाव से हम जिएंगे तो हमारी जिंदगी का एक दिन भी अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए जो कुछ भी हमको भगवान ने दिया है उसको स्वीकार करो और प्रगति करने के लिए ऐसा नहीं कि लग्जरी लाइफ छोड़ देनी है, उसके लिए भी प्रयत्नशील रहना है। मतलब पैसे कमाने के लिए भी प्रयत्नशील रहना है और पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई शॉर्टकट उसका होता नहीं है। और जो आदमी शॉर्टकट मारता है ना, वो बाद में पछतावा होता है, उसको प्रायश्चित होता है। जो आदमी शॉर्टकट मारता है और बहुत सारी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर एक आदमी को जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर कुछ हासिल कर सकते हैं हम, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। मेहनत के बिना कहीं पर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे आप, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है जिंदगी में। और मेहनत तो है ही, दूसरी चीज पैशन मतलब शौक। दूसरी चीज जापान में कहा जाता है पैशन का पर्याय है इकिगाई, जिस पर मैं सारी की सारी पूरी की पूरी सीरीज लेकर आऊँगा, जो होगा तब। अभी तो कोई सोचा नहीं। और मैंने चैनल खोला उसके बाद मैंने, मानो मेरे पास अभी भी मेरे फ़ोन के स्टोरेज में इकिगाई के 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का एक एपिसोड, उस तरह के 15 एपिसोड मेरे पास है इकिगाई के, जिसमें मज़ा आ जाए ऐसा। लेकिन वो मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका बैकग्राउंड और सब कुछ वो है, इसलिए मैं अभी उसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि अच्छे से करना है। वो इकिगाई पर पूरी की पूरी सीरीज तैयार करनी है, जिसमें 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का एक एपिसोड और पूरी बुक के 30 से 35 एपिसोड बनेंगे। और दूसरी इलॉन मस्क की बुक मेरे पास है, उस पर भी 40 से 50 एपिसोड बनेंगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो मैं वो पूरी की पूरी बायोग्राफी और वो इकिगाई के बारे में सारी की सारी बातें बनाऊंगा।
मतलब वीडियो बनाऊंगा जिसमें इकिगाई क्या होता है। इकिगाई एक सुखी संतुष्ट जीवन का जापानी सूत्र है दोस्तों, इकिगाई, जिसमें आदमी कार्य के दौरान भी, कार्य के बाद भी, कार्य से पहले भी हमेशा व्यस्त रहकर परम आनंद का अनुभव करता है और परम आनंद लेता है। मतलब कार्य में एकदम तल्लीन होकर काम करता है आदमी। वो सिखाऊंगा मैं आपको इकिगाई सीरीज में। इकिगाई आपके लिए कोई हंसी मजाक वाला शब्द होगा कि क्या ये इकिगाई कर रहा है, लेकिन आप सुनोगे तभी आपकी आंखें खुल जाएंगी इकिगाई क्या है। मतलब सब लोगों को पता नहीं है कि इकिगाई कितनी हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा था जीवन के बारे में। जीवन में दोस्तों हर आदमी पैसे प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। हर आदमी तो नहीं, लेकिन 80% लोग, 100 में से 80 लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसे हो और प्रसिद्धि वैभव हो, वो चाहे तन का हो, मन का हो, वो चाहे धन का हो। सभी प्रकार का वैभव प्राप्त करने के लिए हर आदमी दोस्तों काम करता है। मैं, तुम, सब लोग वैभव के लिए काम करते हैं और सुखी जीवन प्राप्त करने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन मेहनत करते हुए भी कई लोग सफलता नहीं मिलती है। जैसे कि मैं एक किसान हूँ तो मैं भी मेहनत करता हूँ, बीज बोता हूँ। एक सीधी सादी भाषा में कहा जाए तो बीज बोता हूँ, उसमें इरिगेशन करना पड़ता है, फिर वो बड़ा होता है। और अगर ऐसा संजोग बने, आजकल तो क्लाइमेट चेंज ने तबाही मचा रखी है किसानों के लिए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त बारिश आ सकती है। तो जो क्रॉप होता है, पाक, जो फसल हम लेते हैं, जिसमें सरसों की खेती होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसान ने खेती की, एक फसल आती है जो मैंने भी उस फसल को बोया है और अच्छे से तैयार है, उसे राजगरा कहा जाता है। गुजराती में आप लिखना गूगल पर, राजगरो। उसका साइंटिफिक नाम क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन राजगरो कहते हैं। जिसमें से शायद मैदा का जो लोट आता है ना, वो शायद इसमें से बनता होगा। तो उसमें जब उसकी कटाई होती है तो वो हमारे यहाँ तो हाथों से होती है, उसके लिए कोई मशीन टेक्नोलॉजी नहीं होता है दोस्तों। सरसों के लिए भी कोई अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं। विदेशों में होती होगी क्योंकि वहाँ पर अलग प्रकार का कल्चर है। हमारे यहाँ खेत के आकार वो सब कुछ देखते हुए यहाँ पर बंद बैठता नहीं होता है, मतलब एडजस्टेबल नहीं होती है टेक्नोलॉजी। इसके कारण जब हाथों से कटाई करेंगे हम, उसके भी मैं व्लॉग बनाऊंगा, मैंने सोच रखा है वो भी। और दूसरी चैनल है, आपको शायद पता ना हो तो आप इस वीडियो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी चैनल पर जाना और उसका होम टैब आता है ना, उस पर जाना। यानी जैसे आप जाएंगे चैनल पर तो उसमें होम टैब पर जाना, उसमें एक चैनल रखी हुई मैंने, H.P. कैपिटल में VLOGS, मतलब HP व्लॉग्स नाम की एक चैनल है। उस पर मैं अपने जीवन का, जो खेती बाड़ी का जीवन है, जो कुछ भी कहाँ भी जाता हूँ, तो जब टाइम मिलता है और अनुकूलनशीलता होती है तो फिर वीडियो बना लेता हूँ। बाहर जाकर वीडियो बनाना ये थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करने जैसा होता है, लेकिन खेत में ही मेरे पास 4-5 बीघा ज़मीन है, तो फिर मैं जो कुछ भी होगा, अभी कोई दिखाने लायक है नहीं दोस्तों, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा। लेकिन जब वैसे भी जब मैं सिंचाई का काम कर रहा था घास के अंदर गाय भैंस की, तब के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, वो भी अपलोड किए। फिर जब मैं वो छप्पर आते हैं ना, उस प्रकार का मुझे घर बनाना था, तो उसके लिए हम सामान लेने के लिए गए थे शहर, तो वहाँ का भी एक वीडियो बनाया है जिसमें कारीगर सारे के सारे काम कर रहे हैं, वो सब कुछ दिखाया है मैंने। और
एक दो वीडियो गुजराती सॉन्ग पर गेहूं का छोटा सा एक, मानो कि एक आधा बीघा जितना खेत है, उसका मैंने गुजराती सॉन्ग उस पर डालकर वीडियो बनाया है। कुछ उस चैनल की बात कर रहा हूँ, इसमें नहीं होता है व्लॉग इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें तो मैं मेरे विषय की बात करता हूँ। तो उस तरह का व्लॉग्स में बनाऊंगा खेती बाड़ी के बारे में, जिसमें आप अगर शहर से हो तो आपके लिए नया होगा, देखने के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरी तरह गांव के हो तो आपको पता होगा कि नॉर्मल है ये। जो सरसों का खेत, उसकी कटाई, राजगरा मैंने बोला उसकी खेत, उसकी कटाई। तो मैं ये कहने जा रहा था कि हर आदमी सफल सक्सेस होना चाहता है, लेकिन मेरी ही बात करूँ, मैंने अगर राजगरा बोया, वो बहुत अच्छे से इरिगेशन दिया, यानी 3-4 महीने के लिए मैंने मेहनत की, फसल को पकाया, फिर जब कटाई हुई वो भी हाथों से की, तो मेहनत तो की होगी। फिर काट कर रखा और बारिश आ गई तो पता है क्या होगा, उसके जो दाने होते हैं ना वो गिर जाएंगे अपने आप। जैसे ही हम उसका जो क्या कहते हैं, वो छोटी सी बारी बनाते हैं, लकड़ियों की बारी नहीं बनाते, उस प्रकार में। मुझे हिंदी उतनी नहीं आती है दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं हिंदी सीख भी रहा हूँ और बातें भी करता हूँ, तो सीख काफ़ी, शायद मानो कि 95% हिंदी मुझे आती है, मतलब हर शब्द का अर्थ मुझे मालूम है। लेकिन कई जो लोकल वर्ड होते हैं उसका उच्चारण मैं नहीं कर पाता हूँ, तो उसको बारी कहते हैं, छोटी सी बारी। तो उसको जब उठाकर, अब जो कंबाइन आता है थ्रेसर, उसमें निकालने के लिए एक जगह पर इकट्ठा करना होता है। जो पाक है, फसल है, उसको एक जगह पर इकट्ठा करना होता है। तो उसको जब इकट्ठा करने के लिए जाते हैं और उस बारी को जब उठाते हैं तो दाने गिर जाते हैं बारिश के कारण। तो ये दोस्तों मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेहनत तो की हमने, जिसमें बीज बोए, उसको सिंचित किया, पाल पोष कर बड़ा किया, और फिर जब बारिश आ गई, सारे सीजन की मेहनत पानी में बह जाती है दोस्तों। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसको स्वीकार करना पड़ता है दोस्तों, जो कुछ भी होता है वो स्वीकार करना पड़ता है। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या मत्था पीटेंगे। और कई लोग तो इतनी हद तक पहुंच जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। इस मामले में नहीं, जॉब के मामले में अगर कोई एग्जाम में फेल होता है तो इस तरह कोई भी आदमी दोस्तों फेल तो हो सकता है, लेकिन फेलियर इज द ऑप्शन, मतलब निष्फलता एक विकल्प है आपके सामने। ऐसा इलोन मस्क कहते हैं। हम कहते हैं फेलियर इज द नॉट ऑप्शन, लेकिन फेलियर एक ऑप्शन है, निष्फलता, असफलता एक विकल्प होता है। मतलब आदमी जितनी बार असफल होगा, जब तक आप प्रयत्न करते रहोगे, एक दिन जरूर आप सफल होंगे। किसी भी काम की मैं बात कर रहा हूँ, वो चाहे एग्जाम हो, कोई बिजनेस हो, या कोई भी। आपको शायद एक बहुत बड़ी बात तो पता होगी कि ये जो हम बल्ब का इस्तेमाल करते हैं ना, बिजली का बल्ब आता है, उसको बनाने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार प्रयत्न किया था, और उसमें से 9,999 बार असफलता मिली, और 10,000वीं बार जब उसने प्रयत्न किया वो सक्सेसफुल हो गया, और पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया दोस्तों, बदल कर रख दिया उसने। ये होती है, ये एक मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर, उसने खुद को क्रिकेट में झोंक दिया दोस्तों। अगर वो गाने जाता तो नहीं कुछ कर पाता। और उस वक्त जब बच्चा था वो, जब खेलता था तो पिताजी भी विरोध करते होंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और ये धोखे गिल्ली डंडा खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो आप।
मेहनत नहीं कर रहे हो, ऐसा कहते होंगे। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, क्योंकि उसमें पैशन था, जिसके कारण वो गिव अप नहीं कर पाया और उसी फील्ड में आगे बढ़ा जिसमें उसको आनंद मिलता था। और ऐसा नहीं कि आजकल जब वो सक्सेसफुल हो गया, उसके पास सारे पैसे है, प्रसिद्धि है, सक्सेसफुल आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। होम, होटल, हाउस, यही उसका दिनचर्या होती है। वो न तो किसी धूम्रपान या बुरी चीज को प्रमोट करता है, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी होती है तो वो गुटखा, तंबाकू, उसका प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइज में दिखाते हैं कि विमल खाओ, सिल्वर खाओ, इस तरह का नहीं प्रमोट करते हैं। वो भी नहीं करता है, बिल्कुल उसका कैरेक्टर बेदाग है दोस्तों। उसका सचिन तेंदुलकर का कैरेक्टर बिल्कुल बेदाग, उसके कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं है। और उसने देश को बहुत कुछ किया दोस्तों। कई वर्ल्ड कप, यानी पूरी दुनिया कंपटीशन में है और हमें जीतना है। क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और कई बार पूरी दुनिया को हराकर वर्ल्ड कप तक देश को ले गया सक्सेसफुल आदमी है दोस्तों। स्टीव जॉब्स, जो बिल्कुल गरीब लड़का था, हरे कृष्णा मंदिर आते हैं ना, उसमें जाकर भोजन किया करता था, न पैसे थे। और इसके माँ बाप ने भी दूसरों को कोख एडॉप्शन के लिए, मतलब कोख में देते हैं ना लड़के को एक दूसरे को, तो उस तरह एडॉप्शन के लिए दिया था। पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने उसको एडॉप्ट किया था, स्टीव जॉब्स को। और जब एडॉप्शन की बात आई तो स्टीव जॉब्स के असली माता पिता, बायोलॉजिकल पेरेंट, उन्होंने शर्त रखी थी कि इस बच्चे को पढ़ाना, ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक छोटी सी भी डिग्री हासिल करवाना, और उसको स्कूल भेजा जाता है। फिर वो पढ़ने में उसका कोई मतलब नॉलेज उतना था, लेकिन कंप्यूटर सेक्टर में नॉलेज था उसका। पढ़ने में कोई इतना तेज लड़का भी नहीं था और दूसरों की मजाक उड़ाता था। उसका न तो कोई रास्ता कि क्या करेगा ये जीवन में, ऐसा लग रहा था उस वक्त। मैं तो उस वक्त देखने के लिए नहीं गया था, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, रीडिंग करता हूँ, पढ़ाई मतलब स्कूल वाली पढ़ाई नहीं, वो बुक आती है ना, वो पढ़ता हूँ, इंटरनेट पर पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे मालूम होता है कई बातें, कई नॉलेज मालूम होता है मुझे। तो उस वक्त वो ऐसा लग रहा था कॉलेज में, वो दूसरों की मजाक उड़ाता था दोस्तों। स्टीव जॉब्स, जिसको ब्रांड का आइकॉन हम मानते हैं, जानते हैं, एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स, दूसरों की मजाक उड़ाता था। कॉलेज के सालों में, स्कूल में न तो रहने का ठिकाना था, न करियर का ठिकाना था, और जिंदगी में क्या करेगा ये, ऐसा लग रहा था कि ये कुछ नहीं करेगा, ये ऐसे ही उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन एक मोड़ जिंदगी का ऐसा आया जिसमें भगवान ने उसे जिस काम के लिए यहाँ पर धरती पर भेजा था, संजोगावशात ऐसे संजोग बने जिसके कारण वो इस फील्ड में आया, कंप्यूटर आईटी सेक्टर में। उस वक्त कंप्यूटर के मामले में दोस्तों जानना, समझना, ये चीज़ बहुत बड़ी मानी जाती थी। उस वक्त कंप्यूटर का नॉलेज ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं होता था। ये मैं 1975-80 के दशक की बात कर रहा हूँ। उस वक्त कंप्यूटर मतलब घर जैसा बड़ा मशीन होता था, और वो आते हैं ना पानी खींचने वाले मशीन, उस तरह का कंप्यूटर हुआ करता था। उसमें कोई डिजिटल स्क्रीन नहीं थी, कोई कीबोर्ड नहीं था, और वैसे कोई स्टीव जॉब्स कोई इंजीनियर नहीं था, उसको कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था जिसमें ये कैसे किया जाएगा और ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, वो उसको नहीं आता था। उसके अंदर एक डिजाइनिंग पावर था, अंदर भगवान ने रखा था वो।
टेक्नोलॉजी का शहंशाह तो स्टीव वोजनियाक था। दोनों ने शुरुआत की थी। एप्पल कंपनी की शुरुआत स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक दोनों ने की थी सिलिकॉन वैली में, और वो भी एक गराज में जहाँ पर कार का सामान रहता है। कार जहाँ पर खड़ी होती है वहाँ पर, कार की जो जगह होती है वहाँ पर उन दोनों ने शुरुआत की एप्पल कंपनी की, और कंप्यूटर बनाना शुरू किया, और फिर उसके करियर की शुरुआत हुई दोस्तों। उससे पहले जब उसने कंपनी की स्थापना की, उससे पहले वो इंडिया आया था, और वो रिलीजियन यानी एक अध्यात्म में मानने वाला आदमी था, और वो पूरी तरह से बुद्धिज्म से बहुत अट्रैक्ट था, और जापानियों की जो जीवन शैली कार्यशैली है उससे भी अट्रैक्ट था, और उसका दिमाग किसी भी काम में परफेक्शन तक जाना ये उसके दिमाग में नेचुरली रखा हुआ था। और उसका ऐसा संजोग बना कि वो कंप्यूटर सेक्टर में आया, आईटी सेक्टर में, और उसने अपने टैलेंट को वहाँ पर आजमाया। और उस वक्त कंप्यूटर एक बहुत बड़ा मशीन हुआ करता था, जैसे मेरी ये जितनी आपको बॉडी दिख रही है उतना बड़ा बड़ा मशीन हुआ करता था, जिसमें न तो कोई डिस्प्ले थी और अनअट्रैक्टिव था। ये क्या, कंप्यूटर मतलब एक बोरिंग विषय था उस वक्त। आपको वो धड़ाधड़ वो टाइपिंग, पुराना जमाने का टाइपिंग मशीन आता था ना जिसमें आवाज आता है खड़खड़ 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 खड़खड़, उस तरह का कंप्यूटर हुआ करता था दोस्तों। लेकिन इसने बिखरे हुए स्पेयर पार्ट, मतलब कंप्यूटर एक टास्किंग करने के लिए, मतलब काम करने के लिए कंप्यूटर के मामले में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के अलावा। तो कंप्यूटर बहुलक्षी होता है, मतलब कंप्यूटर को किसी भी काम करने के लिए कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जा सकता है, मतलब उसके अंदर कार्यक्रम डाला जा सकता है, और उसको जैसे हम कमांड देते हैं उसी प्रकार से काम करता है। ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत आगे जा चुका है, लेकिन उसकी नींव कंप्यूटर की स्टीव जॉब्स और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स दोनों ने रखी थी। फिर वो आदमी कंप्यूटर की शुरुआत करता है बनाने की, जिसमें स्टीव वोजनियाक जो कंप्यूटर बनाता था और स्टीव जॉब्स मार्केटिंग का काम संभालता था। तो दोनों ने गैराज से शुरुआत की, जिसमें माइक मर्कुल्ला नाम का एक व्यक्ति था। उसने पहली बार एप्पल कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इसने एक बिल गेट्स भी उसके कंपटीशन में फिर आया। लेकिन जो स्टीव जॉब्स था उसकी डिजाइनिंग पावर और किसी भी चीज को मिनिमलिस्टिक करना, मतलब स्मार्ट बनाना, ये टैलेंट और यूनिकनेस स्टीव जॉब्स के पास थी, जबकि उसके पास नहीं थी, बिल गेट्स के पास। इसलिए उसने रीडिज़ाइन किया सब कुछ अलग से, उसका रास्ता, उसने अपना रास्ता खुद बनाया। उस वक्त तो ऐसा लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा स्टीव जॉब्स, ये क्या करेगा, दूसरों की उड़ाता है और उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, क्योंकि कोका कोला आता है ना, उसकी खाली बोतलें बेचकर खाने का इंतजाम करता था, कोई वो लग्जरी लाइफ में नहीं जीता था। और इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, और एप्पल का कुछ भगवान ने उसको रास्ता दिखाया, क्योंकि इंटेंशन अगर क्लियर होता है तो भगवान हमेशा हमारे साथ होता है। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जिस आदमी के पास उत्तम से उत्तम विचार होते हैं वो कभी अकेला नहीं होता है, और ये बात सच है दोस्तों। फिर उन्होंने स्टीव जॉब्स यहाँ पर इंडिया आए, नीम करोली बाबा से मिले और धर्म अध्यात्म को अपनाया, और अध्यात्म का बुद्धिज्म का अभ्यास करने लगे। और उसके कारण एक चीज को 100 तरीके से सोचने की एक टैलेंट उनके अंदर अपने आप विकसित हुआ, और कंप्यूटर को वो 10 साल आगे दोस्तों सोचता था।
दुनिया आज चल रही है जैसे कि 2025 में चल रही है, तो वो 2035 का सोच लेता था। उतना उसका इनोवेटिव माइंड था उसका, और उसी यूनिकनेस की ने, उसी कुशलता ने, उसी टैलेंट ने उसको सक्सेस दिलाई। फिर जब एप्पल की शुरुआत की तो वो गराज में स्टीव वोजनियाक जो कंप्यूटर बनाता था, जिसमें सबसे पहले शुरुआत की, तब तो कुछ स्पेयर पार्ट ही वो बनाते थे, क्योंकि कंप्यूटर पूरा का पूरा असेंबल करना, बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि खरीदना भी बहुत बड़ी बात थी, तो ये तो बनाने की बात थी। लेकिन फिर भी उन्होंने किया और कर दिखाया दोस्तों, उन दोनों ने, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने। फिर उन्होंने जब कस्टमर से मिलता था तो अंडरवेयर में ही मिलता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और खुद को झोंक दिया, और फिर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना। सबसे अमीर तो नहीं बना था, क्योंकि एप्पल एक पब्लिक कंपनी है, और दूसरी चीज ये कि उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को पार्टनरशिप ज्यादा दी, उसके कारण उनको ज्यादा पैसे नहीं मिले। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मिला नहीं, दुनिया के 500 अरबपतियों में उनका नाम आता था, और अगर वो किसी को पार्टनरशिप न देता स्टीव जॉब्स, तो उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाता, क्योंकि आज $3.5 ट्रिलियन की कंपनी है वो। मतलब ट्रिलियन में किसी देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है, तो उसका वैल्यूएशन 3.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ये दोस्तों उन्होंने सफलता हासिल की। इस तरह हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन जंग में लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्तों छोटी सी भी शुरुआत कर दो, और बस लगे रहो जब तक सफलता न मिले, जिस भी फील्ड में जो कुछ भी आप करना चाहते हो। और एक चीज जरूर याद रखना कि आपका अगर इंटेंशन क्लियर होगा, पवित्र होगा, तभी आप सफल हो पाओगे, और तभी दुनिया आपको नोटिस करेगी। बाकी रावण की तरह कि मैं बहुत सारे पैसे कमा जाऊं गुंडागिर्दी करके, चोरी लूटफाट करके, तो रावण की तरह हाल होगा दोस्तों। वो चाहता तो बहुत लंबी और अच्छी लाइफ जी सकता था रावण, लेकिन उसकी इंटेंशन, यानी उसकी जब मानसिकता बिगड़ी, तो फिर जिंदगी भी चली गई दोस्तों, सोने की लंका भी चली गई हाथों से। इस तरह होता है जीवन में दोस्तों। तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए और समझाने की कोशिश की कि जीवन में इस तरह से होता है दोस्तों। सबसे पहले तो कुछ तय नहीं है जीवन में कि क्या होगा, कल क्या होगा, अगले सेकंड के बाद क्या होगा, कुछ तय नहीं होता है दोस्तों। इसलिए जीवन का, और कई लोग मानते हैं कि भक्ति मतलब मंजीरे बजाना, ढोलक बजाना, ये भक्ति होती है। सब कुछ त्याग देना, घर बार सब कुछ छोड़ देना और हिमालय या किसी जंगल में जाकर तप करना, ये भक्ति होती है। ये भक्ति नहीं होती है। सच्ची भक्ति तो कार्य भक्ति होती है। जो आदमी कार्य में जितना लीन होकर कार्य करता है, वही भक्ति होती है। बस दूसरी कोई भक्ति नहीं होती है। मैं ये मानता हूँ, मेरी सोच ये है कि सबसे बड़ी भक्ति कार्य भक्ति होती है। और मंजीरा बजाने से किसी का भला नहीं होता है। कोई आदमी खाना भूखा मर जाएगा, मंजीरे बजाता रहेगा और ऐसी कामना करेगा कि मैं मंजीरा बजाऊंगा और मुझे रोटी मिलेगी, तो ये बात झूठ है दोस्तों, ये आपकी बेवकूफ़ी है। रोटी प्राप्त करने के लिए, खाना प्राप्त करने के लिए कार्य भक्ति करनी होती है। ऐसा नहीं कि मंजीरा बजाने से रोटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरह की मैं बात करता था। ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसमें मुझे
स्टीव जॉब्स ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित किया है दोस्तों। इसके कारण मैंने उसकी कहानी इतनी लंबी खींची। इसमें शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर नेचुरली सरकमटेंसेस ऐसे बने कि वो अपने रास्ते पर आ गया और उसने खुद को झोंक दिया। और जब उसको कैंसर था तब भी वो काम कर रहा था। बिल्कुल उसको पता था कि मेरे पास ज़्यादा अब टाइम नहीं है और इसके लिए मुझे कंपनी के अंदर झोंक देना होगा खुद को। और दूसरों को पता भी नहीं चलने दिया था कि उसे कैंसर है। और फिर 2011 में उसकी मृत्यु हुई और वो दुनिया में एक डेंट मारकर चला गया, जिसे हम एप्पल, जो मेरे बगल में पड़ा है, एप्पल का डेस्कटॉप, वो उसी ने दिया और कंप्यूटर में क्रांति ला दी दोस्तों। दुनिया को कुछ देकर गया। मतलब टेक्नोलॉजी का कारपेंटर उसे कहा था बराक ओबामा ने कि ये तो टेक्नोलॉजी का कारपेंटर है। और एप्पल पार्क अगर देखें हम तो एक अलग ही अनुभूति मिलेगी आपको। हो सकेगा तो मैं बैकग्राउंड में लगाऊंगा या फिर डेस्कटॉप पर लगा दूंगा उसका फोटो, एप्पल पार्क कैसा है। मतलब इस तरह से होता है। उसके जीवन में कुछ तय नहीं था, लेकिन वो बहुत बड़ा करके गया। इसके जैसा हम बनना चाहते हैं सब लोग, स्टीव जॉब्स की तरह। लेकिन हर एक के नसीब में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कर्म ही भक्ति होती है और बस करते रहो। जो आपको पसंद है ना, वो करते रहो। एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी। जो आपको पसंद है वो करते रहो, बस करते ही रहो और खुद को झोंक दो, जरूर सफलता मिलेगी। और निष्फलता से और परिणाम जब बुरा मिलता है तो उसकी परवाह मत करो। अगर इंटेंशन क्लियर होगा, आपका इरादा अच्छा होगा और आप कर्म कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ज़रूर एक दिन आप सक्सेस हासिल कर पाओगे। जो पैसों का के लिए काम करता है वो भी खुद को झोंक दे। जो पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि के लिए काम करता है वो भी खुद को झोंक दो बस। तो ये था आज का वीडियो, जो मैंने कहा था कि 30 मिनट तक बोलूँगा और 37 मिनट हो गई। क्योंकि जब मैं बैठता हूँ इसमें मेरी भी यार थोड़ा शौक है और बोलने में, मतलब पब्लिकली अगर स्टेज पर खड़ा किया जाए मुझे, तो कभी बोला नहीं हूँ। एक बार स्कूल में मुझे खड़ा किया गया, हॉस्टल में, आलनपुर जब मैं पढ़ता था तब गृहपति ने खड़ा किया। वो मेरा फियर, स्टेज फियर कितना है वो देखना चाहते थे। गुरुजी खड़ा किया और 2 का वो क्या कहते, घड़िया, गुजराती में घड़िया कहते हैं, गुनाकार आते हैं ना, वो 2 × 1 = 2, ऐसा मैं बोला। दूसरा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। इस तरह से मैं घड़िया उसको बोलने के लिए मुझे खड़ा किया और मैं 3 तक बोल चुका। फिर 2 × 3 = 6 ऐसा बोला। फिर मेरा जो स्टेज फियर था उसके कारण मेरा ध्यान भटक गया दोस्तों। वैसे 2 का गुणाकार किसको नहीं आता होगा, आता था, लेकिन मैं गलत बोल गया। 2 × 4 = 16 ऐसा बोल गया और सब लोग हंस पड़े और मैं भी लाचार होकर बैठ गया। तो इस तरह स्टेज पर तो नहीं बोल पाता, लेकिन कैमरा के सामने थोड़ा फियर कम होता है तो बोल पाता। मैंने तय किया था कि मैं आधे घंटे बोलूँगा और ये पूरे के पूरे 40 मिनट हो गए दोस्तों। और जो कुछ भी बोला आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था मैं। कुछ आप सीख सके या ना सीख सके, लेकिन मैंने कोशिश तो की। और कोशिशें ही परिवर्तन को लेकर आती है दोस्तों।
कोशिश करते हैं तब परिवर्तन आता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मुझे जो कुछ भी टाइम मिला मैंने बिना कुछ डॉक्यूमेंट के बात की, जिसमें जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज था वो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और सब वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना। और मेरी बात ऐसा लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए दूसरे दोस्तों के साथ, तो शेयर भी करना। और वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।